लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हाय, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। तो इस वीडियो में हम वेटरनरी पोसोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन पोसोलॉजी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो वेटरनरी पोसोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं उसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। इस वीडियो में हम वेटरनरी डोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डोज ऑफ ड्रग डिटरमाइन करते हैं या फिर एनिमल के डोज पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डोज ऑफ ड्रग जो होते हैं एनिमल पे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर इज़ एज। एनिमल की एज कितनी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम डोज डिटरमाइन करते हैं ड्रग का, किसी भी ड्रग का। नेक्स्ट इज सेक्स, मतलब मेल है या फिर फीमेल है। सेकेंड, बॉडी वेट एंड साइज। बहुत सारे ड्रग जो हमने ह्यूमन पोसोलॉजी में भी देखा था कि बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। उसी तरह से एनिमल्स में भी बॉडी वेट एंड साइज के हिसाब से डोज ऑफ ड्रग कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग कब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, वो भी डिटरमाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से रूट से मेडिसिन एडमिनिस्टर की जा रही है। अगर ओरल रूट से एडमिनिस्टर की जा रही है तो ऑब्वियसली डोज जो है वो ज़्यादा लगेगी, और अगर आईवी रूट से दी जाने वाली है तो एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट डोज जो है वो कम लगेगी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल कंडीशन। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, अब फॉर एग्जांपल रेनी कंडीशन में जो सीज़न मतलब रेनी जो सीज़न होता है उसमें क्लाइमेट किस तरह से होता है, विंटर में किस तरह से होता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो आता ही है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज हैबिट। अगर किसी जानवर को किसी ड्रग की हैबिट हो गई है, ज़्यादा देर तक उसे वही ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, तो हो सकता है कि उस ड्रग के लिए उस एनिमल में हैबिट फॉर्म हो जाए। नेक्स्ट इज रेट ऑफ एलिमिनेशन। इसे रेट ऑफ एक्सक्रीशन भी कहते हैं, मतलब ड्रग बॉडी में इनटेक होने के बाद उसे किस टाइम तक एनिमल की बॉडी से एक्सक्रीट किया जा रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर रेट ऑफ एक्सक्रीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हाइयर डोज लगेगी, रेट ऑफ एक्सक्रीशन कम है तो स्मॉलर डोज लगेगी। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक जो इफेक्ट होता है वो भी इसमें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन। किस पर्पज़ के लिए हम मेडिकेशन दे रहे हैं। कुछ मेडिकेशन के पर्पज़ एंटासिड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं या फिर लैक्सेटिव के लिए, परगेटिव के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, तो डोज पे होती है। अगर स्मॉल डोज में हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं तो वो एज अ एंटासिड एक्ट करेगा, और अगर लार्ज डोज में दे रहे हो तो एज अ परगेटिव एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज स्पेसीज, मतलब और एनिमल्स में भी स्पेसीज होते हैं, जैसे कि डॉग एक स्पेसीज, या फिर हॉर्स दूसरी स्पेसीज, कैटल तीसरी स्पेसीज। ये क्या होता है, एनिमल्स में भी स्पेसीज होते हैं, मतलब जातियाँ होती है एनिमल की। तो हर एक एनिमल की जातियों के लिए भी ड्रग्स अलग अलग होंगे और डोसेस भी अलग अलग होंगी। नेक्स्ट इज कैरेक्टर ऑफ ड्रग। तो ड्रग की कैरेक्टर क्या है यह भी इम्पोर्टेंट होता है डोज ऑफ ड्रग को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब तक हमने जो लिस्ट देखी थी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन अ डोज ऑफ अ ड्रग ऑफ एनिमल, तो उनमें से फर्स्ट जो फैक्टर था वो था एज। अब सारे फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ एज। तो किस तरह से एज कैलकुलेशन करते वक्त डोज की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। सो लेट्स सी। ये जो डोज होती है ये छोटे एनिमल्स के लिए, मतलब यंग एनिमल्स के लिए लेस होती है। क्यों? क्योंकि जो छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है टुवर्ड्स दैट ड्रग वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए उनका जो डोज होता है ड्रग का वो भी छोटा रखना पड़ता है। ज़्यादा ड्रग देंगे तो उनके लिए ओवरडोज हो सकता है। इसीलिए एज के अकॉर्डिंगली जब हम डोज कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जो छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उन्हें हम कम डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स, मतलब जेंडर ऑफ दैट एनिमल।
अभी जेंडर किस तरह से डोज ऑफ जो ड्रग होती है उनके कैलकुलेशन में इफ़ेक्ट करता है। सो लेट्स सी, जो फीमेल एनिमल्स होती है तो उन्हें कम डोज की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू मेल एनिमल्स, क्योंकि सर्टन ड्रग जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेग्नेंट एनिमल में। अब सारे ड्रग तो हम मेल एंड फीमेल को एक साथ ही मतलब एक जैसे ही प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो प्रेग्नेंट फीमेल एनिमल्स होती है तो उनमें कुछ ड्रग के वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है उनका। तो इसीलिए जो ड्रग्स मेल में चल जाती है वो हम फीमेल एनिमल्स को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। इसकी वजह से उन्हें एबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सम ड्रग्स पास टू मिल्क। क्या होता है ना कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो एनिमल होते हैं जो मिल्क होते हैं लैक्टेटिंग होते हैं मिल्क देते हैं, तो उनके मिल्क में भी कुछ ड्रग्स पास हो सकते हैं। और अगर ऐसे मिल्क ह्यूमन कंज्यूम कर लें, ह्यूमन की कंजप्शन में आ जाए, तो वो ह्यूमन के लिए अनफिट रहेगा। इसकी वजह से ऐसे ड्रग हमें उन लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं देने होते हैं, और स्पेशली जब वो एनिमल मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं उस वक्त। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम डोज की कैलकुलेशन करते हैं, कि सेक्स भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि उसे भी हम कंसिडर करें। हर एक एनिमल को मतलब मेल फीमेल उनमें हम सेम ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ही होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ बॉडी वेट एंड साइजेस। तो जिस तरह से हमने ह्यूमन पोसोलॉजी में पढ़ा था कि बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंगली हम डोज की कैलकुलेशन करते हैं, तो उस तरह से ये फैक्टर जो वेटरनरी पोसोलॉजी है उसमें भी कंसिडर किया जाता है। अब बॉडी वेट एंड साइजेस किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज डोज ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट एंड साइज। जिस तरह से ह्यूमन में ये डिपेंड करता है उसी तरह से एनिमल्स में भी डिपेंड करता है कि एनिमल का बॉडी वेट कितना है, बॉडी की साइज़ कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली डोज का कैलकुलेशन किया जाता है और फिर एनिमल को दिया जाता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एनिमल्स वैरीज अकॉर्डिंग टू ब्रीड्स। अब डॉग्स में भी हर तरह की ब्रीड आती है, तो ब्रीड के अकॉर्डिंगली जो एनिमल की साइज़ होती है वो भी वैरी होती है। अब कुत्तों में भी आप देख सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड वगैरह बहुत सारे जो क्वालिटीज़ होते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। अब जैसे कि वो जो टिकटॉक में आता था ना वो छोटा सा वाला पपी, तो उसका साइज़ कितना छोटा है। हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल डॉग्स होते हैं उनका साइज़ कितना होता है, तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो साइज़ होते हैं एनिमल्स के वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के कंपैरिजन में अलग होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से टाइम को हम पेशेंट को या फिर जो एनिमल पेशेंट होता है उससे ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि हम एम्प्टी स्टमक में एनिमल को ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर मेडिसिन की स्मॉल डोज भी हो सकती है तो भी वो एम्प्टी स्टमक में काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, क्योंकि अगर आफ्टर मील किसी एनिमल को या फिर किसी ह्यूमन पेशेंट को भी हम ड्रग दे रहे हैं तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर एम्प्टी स्टमक में वो ड्रग हम उसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस स्मॉल डोज में भी अच्छी होती है, मतलब इफ़ेक्टिव होती है। परकेटिव इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन एम्प्टी स्टमक। जो परकेटिव्स होते हैं वो भी अगर हम एम्प्टी स्टमक में एडमिनिस्टर करें पेशेंट को या फिर एनिमल्स को, तो वो भी इफ़ेक्टिव होती है। हिप्नोटिक्स मोर इफ़ेक्टिव आफ्टर सनसेट। जो हिप्नोटिक्स होते हैं उसे हमेशा सनसेट के बाद दिया जाता है, क्योंकि उसे क्या होती है, स्लीप इंड्यूस होती है। तो सनसेट के बाद अगर हिप्नोटिक्स हम एडमिनिस्टर करें एनिमल्स को तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जिस टाइम को हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से रूट से हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं एनिमल को, तो उसकी वजह से भी डोज ऑफ ड्रग अफेक्ट हो सकती है, कि डोज कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इन दैट इज द डोज ऑफ द सेम ड्रग वैरीज विद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सेम ड्रग है, सेम ड्रग के बहुत सारे डोसेज फॉर्म अवेलेबल होते हैं। टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकती है, इंजेक्शन हो सकता है। तो सेम ड्रग के अलग अलग जो ड्रग होते मतलब सेम ड्रग के जो अलग डोसेज फॉर्म होते हैं, तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली उस ड्रग की डोज भी
चेंज हो सकती है, मतलब कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम डोज इज रिक्वायर्ड इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिमम डोज नीडेड वाया IV रूट। अगर हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं ड्रग को तो ऑब्वियसली डोज की जो अमाउंट है वो ज़्यादा लगेगी, और इंट्रावेनस IV मतलब इंट्रावेनस रूट से अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम लगेगी। अब वो जो कंपैरिजन है कि किस रूट से डोज कम लगेगी ज़्यादा लगेगी, ये मैंने अभी दिया है। ओरल रूट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लगती है डोज की, उसके बाद सबक्यूटेनियस जो रूट होता है उससे ओरल रूट से थोड़ा सा कम लगती है, सबक्यूटेनियस रूट से थोड़ी सी कम इंट्रामस्कुलर रूट से लगती है, और सबसे कम डोज जो लगती है वो इंट्रावेनस रूट से लगती है। मतलब अगर इंट्रावेनस रूट से हम एडमिनिस्टर करें ड्रग को तो सबसे थोड़ी सी कम जो अमाउंट होती है ना वही लगेगी डोज की, और इफ़ेक्टिवनेस भी अचीव हो जाएगा। द नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल कंडीशन। किस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशन डोज ऑफ ड्रग जो होती है तो उसकी कैलकुलेशन में अफेक्ट कर सकती है। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इफेक्ट अफेक्ट टिश्यू ऑफ एनिमल्स। अब जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम घर बना के नहीं रखते हैं, जैसे कि दीवारें, फिर उस पर छत, फिर उसमें AC, ऐसा तो कुछ होता नहीं है एनिमल्स के लिए, एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है। तो उन्हें जो शेल्टर होता है उसमें मॉइस्चर हो सकते हैं, टेम्परेचर जो कंडीशन होती है तो उनके साथ भी एक्सपोजर होता रहता है। तो ये सारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो एनिमल्स की टिश्यू को अफेक्ट कर सकती है। और जो रेनी सीज़न होता है तो उसमें हम कम डोज देते हैं ड्रग की, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे तो ह्यूमिड होता है या फिर हॉट होता है, लेकिन विंटर सीज़न में हमें मोर डोज चाहिए होता है ड्रग का। क्यों? क्योंकि विंटर सीज़न में एज़ कम्पेयर टू रेनी सीज़न क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई होता है या फिर कोल्ड होता है। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो भी एनिमल की डोज कैलकुलेट करते वक्त इफ़ेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज हैबिट। तो एनिमल्स विच इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग शोज टॉलरेंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया जब मैं आपको लिस्ट बता रही थी फैक्टर की, कि कुछ ड्रग की जो एनिमल होते हैं ना तो उनको कुछ ड्रग की हैबिट लग जाती है। अगर वो लॉन्ग थेरेपी ले रहे हैं उस ड्रग की तो उसमें क्या हो जाएगा कि एनिमल में टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए कि किसी को सर दर्द है और वो पैरासीटामोल की टैबलेट ले रहा है या फिर एस्पिरिन की टैबलेट ले रहा है, तो क्या होगा ना कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है टॉलरेंस, कि जब आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, एक टैबलेट ले रहे हैं, तो शुरुआती दिनों में आपको एक टैबलेट से इफ़ेक्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए उसे लेते रह रहे हैं, आपको हैबिट फॉर्म हो गई उसकी, तो आपको एक मेडिसिन से इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए 2 टैबलेट लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो 3 टैबलेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह का जो टॉलरेंस है वो एनिमल्स में भी क्रिएट हो सकता है, जो हैबिट की वजह से होता है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते रहे एनिमल को तो उनको उस टैबलेट की, उस ड्रग की आदत हो जाएगी और वो उनके लिए टॉलरेंस शो कर सकते हैं। लार्जर डोसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इफेक्ट। अब अगर ये टॉलरेंस क्रिएट हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसे छोटे से डोज से तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमें लार्जर डोसेस उसे एडमिनिस्टर करवाने पड़ेंगे, लार्जर डोसेस उसे प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे ताकि उसे जो इफ़ेक्टिव एक्शन होती है तो वो मिल पाए। नॉर्मल डोज में फेल टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड इफेक्ट। अब जो नॉर्मल डोज होता है हमें क्या देना पड़ रहा है, लार्जर डोज देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें टॉलरेंस क्रिएट हो गया है। इसके लिए जो नॉर्मल डोज होता है, मतलब जो हर एक एनिमल के लिखा हुआ होता है ना कि इतना डोज देंगे तो एनिमल को इफेक्ट आ जाएगा, वो क्या होता है, वो होता है नॉर्मल डोज। तो इस नॉर्मल डोज से उस एनिमल को कोई इफेक्ट ही नहीं मिलेगा, वो फेल हो जाएगा नॉर्मल डोज। सो नॉर्मल डोज में फेल टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड इफेक्ट। तो इस तरह से कुछ ड्रग की हैबिट भी एनिमल को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन मीन्स रेट ऑफ एक्सक्रीशन। ड्रग्स विच एक्सक्रीटेड फास्ट नीड्स हायर डोज। एक्सक्रीशन मतलब जो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जा रही है, मतलब लेने के बाद हमारे बॉडी से वो ड्रग निकल जा रही है। वो एलिमिनेट किस तरह से हो सकती है, या फिर स्वेटिंग से, या फिर यूरिन से, या फिर स्टूल से। तो इस तरह से वो ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो जा रही है।
तो एलिमिनेशन का रेट अगर ज़्यादा है, यूरिन के थ्रू वो ड्रग पास हो रहा है बॉडी से, बॉडी में रह नहीं रहा है, तो अगर ये ड्रग की जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है ये फास्टर है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाइयर डोज चाहिए होगा। लेकिन अगर यही जो एलिमिनेशन की प्रोसेस है, रेट है, ये स्लोअर है तो हमें क्या चाहिए होगा, तो ये जो ड्रग की एक्सक्रीशन है ये अगर स्लो रहेगी तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा स्मॉलर डोज। तो इस तरह से रेट ऑफ एलिमिनेशन भी डोज की कैलकुलेशन करते वक्त अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग की कौन सी इफेक्ट है उसके ऊपर भी ड्रग जो होती है, डोज जो होती है उसकी, वो कैलकुलेट करते वक्त ये फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट थिंग इन दैट इज two drugs have same pharmacological effect given in combination, the effect will be more powerful। अगर ऐसे दो ड्रग्स हैं जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है और अगर ऐसे दो ड्रग जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है उन्हें हम कंबाइन करके एनिमल को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। ओरिजिनल जो इफ़ेक्ट होता है एक टैबलेट का या फिर एक ड्रग का, अगर हम दोनों कंबाइन में दे रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मोर पावरफुल होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज, बट मेनी टाइम्स क्या होता है ना कि जो दो ड्रग्स होते हैं, अगर हम जनरली कंसिडर क्या करते हैं कि दो ड्रग अलग अलग है लेकिन दोनों की फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर एनिमल को उसे एडमिनिस्टर कर देंगे। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जो कंबाइंड मेडिसिन होती है उनका ड्रग जो इफ़ेक्ट होता है वो पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन वो कंबाइन होने की वजह से वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो होता है ना उसे अपोज करते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं और जो मेन थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट मिलने वाला होता है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग होता है ना वो भी हमें सोच समझ के, मतलब कंबाइन ड्रग देना पड़ता है कि ऐसा ना हो जाए कि दो ड्रग हम एक दूसरे के साथ कंबाइन तो कर रहे हैं लेकिन मोर पावरफुल एक्टिविटी देने की बजाय वो जो मेन ड्रग है उसका इफ़ेक्ट ही कम कर दे। उससे क्या होगा कि थेरेपेटिक इफ़ेक्ट भी होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो उस तरह से भी हमें सोचना चाहिए कि जो ड्रग हम दे रहे हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वो एक दूसरे के अपोजिट एक्ट ना करें। नेक्स्ट इज पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन, किस पर्पज़ के लिए हम मेडिकेशन एनिमल को दे रहे हैं वो भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। डोज ऑफ ड्रग वैरीज विथ पर्पज़ फॉर विच इट यूज्ड, जो डोज होता है ड्रग के वो कौन से पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये डोज वैरी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो लार्ज डोज में अगर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसे किसी एनिमल के लिए तो इट विल एक्ट एज अ पर्गेटिव, मतलब हम पर्गेटिव एक्शन चाहते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट लार्ज डोज में देना पड़ता है। लेकिन अगर वही मैग्नीशियम सल्फेट, ध्यान दीजिए सेम डोज है, मतलब सेम ड्रग है, राइट। मैग्नीशियम सल्फेट एज अ पर्गेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो उसे लार्ज डोज देना पड़ता है, लेकिन वही मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम एंटासिड या फिर लैक्सेटिव एक्शन के लिए देना चाहते हैं तो डोज क्या हो जाएगी, डोज कम कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादा डोज होगी तो किस तरह की एक्शन मिलेगी, पर्गेटिव एक्शन मिलेगी, और कम डोज होगी तो कौन सी एक्शन मिलेगी, एंटासिड या फिर लैक्सेटिव एक्शन मिलेगी। तो इस तरह से जो पर्पज़ होता है ना मेडिकेशन का उस पर डिटरमाइन करता है कि डोज कम रखनी है या फिर ज़्यादा रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिस। अब स्पेसिस में क्या होता है कि कौन कौन सी जातियाँ होती है एनिमल की और उस तरह से किस तरह की एक जो सेम ड्रग होती है उनकी डोसेस भी डिफरेंट हो सकती है, ये हम जानने वाले हैं। द डोज ऑफ ड्रग वैरीज फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस। स्पेसिस टू स्पेसिस मतलब हॉर्स, काउज, कैटल, गोट, तो इस तरह की जो स्पेसिस होती हैं वो होती है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस ऑफ एनिमल्स। The dose of drug for a cow will be different from horse, sheep and cat। जो गाय होती है उनका जो डोज होता है वो ऑब्वियसली जो घोड़े होते हैं, शिप होती है या फिर कैट होती है उनके डोसेस से अलग होनी है। ओपियम ये जो है ये है नार्कोटिक एंड इट प्रोड्यूसेस एक्साइटमेंट इन हॉर्स एंड कैटल।
ओपियम जो ड्रग होता है ना वो नार्कोटिक ड्रग होता है और वो क्या करता है, हॉर्सेस में या फिर कैटल्स में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है। जबकि वही ओपियम अगर हम डॉग को दें तो डॉग में वो क्या करेगा, वो नार्कोसिस शो करेगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं ना एनिमल्स में, अब एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आपने पढ़ाई होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमिकल जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से ये जो ड्रग्स होते हैं वो डिफरेंट एक्शन शो करते हैं। अब देखिए ना, ओपियम जो ड्रग है नार्कोटिक ड्रग है। अगर ओपियम हम डॉग्स को दें तो डॉग्स में वो नार्कोसिस शो करेगा, लेकिन अगर वही ड्रग हम हॉर्सेस को दे रहे हैं या फिर कैटल को दे रहे हैं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा है, उनमें एक्साइटमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्पेसिस के अकॉर्डिंगली भी डोसेस डिफरेंट हो सकते हैं, ड्रग्स डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। लार्ज डोसेस मीन्स क्रूड फॉर्म। अगर हम क्रूड फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो लार्ज डोसेस रिक्वायर होती है। अब क्रूड फॉर्म मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए, आपको पता है कि आलो जो है वो फेस के लिए एंड हेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेचुरल होम रेमेडी जो कहते हैं उसमें पिंपल्स के लिए या फिर ड्राई स्किन अगर हो रही है एज अ मॉइस्चराइज़र तो एलो हम यूज़ करते हैं। तो जब वो आप एलो का पत्ता काटते हैं और वो एलो अपने फेस पे रब करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरा एक पत्ता लग जाता है फेस पे रब करने के लिए। लेकिन वही एलो अगर आप मार्केटेड प्रिपरेशन ले आते हैं तो आपको बस थोड़ा सा चाहिए होता है अपने फेस पे उसे अप्लाई करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। या फिर जो आप घर की जो चीज़ें होते हैं तो आपको लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि आप वो क्रूड फॉर्म में यूज़ करते हैं, रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए आपको लार्ज डोज चाहिए होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो ड्रग आप क्रूड फॉर्म में यूज़ कर ले उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमने आइसोलेट कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो ऑब्वियसली उसकी जो क्वांटिटी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी डोज के लिए। अब एग्जांपल से जान लेते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर ऑफ ड्रग एक्ट करता है। अब नक्स वोमिका ये जो पाउडर है ना, नक्स वोमिका की पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लार्ज डोज लगेगा जो आपको यूज़ करने के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। लेकिन नक्स वोमिका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है स्ट्रिक्निन, तो अगर आप डायरेक्टली स्ट्रिक्निन यूज़ कर रहे हैं एक्शन मिलने के लिए, एक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको लेस डोज लगेगा। तो इस तरह से जो कैरेक्टर होता है ना ड्रग का, क्रूड फॉर्म में है तो लार्ज डोज लगेगा और अगर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो लेस डोज लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेटरनरी जो पोसोलॉजी है वो पढ़ ली है। फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं डोज ऑफ ड्रग की कैलकुलेशन में, ये हमने जान लिया है। तो वेटरनरी पोसोलॉजी एंड ह्यूमन पोसोलॉजी इन दोनों के जो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं ये मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिए हैं। तो आपकी जो ऑफलाइन थियोरी एग्ज़ाम होगी तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मददगार साबित हो सकते हैं। इसके जो MCQs है उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिफाइन द टर्म पोसोलॉजी, व्हाट डज द टर्म ऑफिशियल डोसेस मीन, डिफाइन द टर्म सिनर्जिज्म, व्हाट इज मीन बाय द टर्म टॉलरेंस, व्हाट डज द टर्म एक्यूमुलेशन मीन, why the quantity of drug which is given by IV route is smaller than the oral route। तो आप इस स्लाइड का स्नैपशॉट बना लीजिए, अगर आपको नहीं ध्यान में रह रहा है तो आपके पास इसका स्नैपशॉट हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7th question is what is Dilling formula? Write Clark formula. Write the Young formula which is used to calculate the dose of a child. Define the term additive effect. Then short answer type questions and explain the term idiosyncrasy. Define the term antagonism. Name the various factors which influences the dose of drug. Explain the term tachyphylaxis. What is the duty of a pharmacist in case of the medicine is prescribed in overdose? Write the name of various factors which influences the dose of a drug in animals. Name the drugs should avoid it to give to lactating mother.
और फिर लॉन्ग आंसर टाइप के कुछ क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द डोज ऑफ अ मेडिसिन। Describe the various methods which are used in calculating the dose of a drug in small children. Explain the different factors which influences the dose of a drug in animals. Write short note on the following: that accumulation, synergism, idiosyncrasy, tolerance, tachyphylaxis, and additive effect. Next question is write dose, route of administration and uses of the following drugs. तो उसमें से कुछ ड्रग्स मैंने दिए हैं, तो उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके डोसेस एंड यूजेस आपको लिखने हैं। तो एड्रेनालिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैफीन सिट्रेट आदि टाइप के ड्रग हैं, तो वो आपको लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑफलाइन थ्योरी एग्जाम में इसकी मदद हो सकती है। एमसीक्यूज़ का वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन मैंने आपको दे दिया है, तो वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।